हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस क्लास में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं। ठीक है जी, कुछ आपके एनएलयू से हैं और कुछ आपके क्लैट के एग्जाम से हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, आपको इसमें मेन क्या बात समझनी है। अगर आपके पास जब लीगल प्रिंसिपल दिया होता है तो स्टक ऑन इट। फैक्ट्स को लेके कंफ्यूज मत होना, कई बार आपका जो आंसर होता है इसी में ही दिया होता है। ओके जी, सो इसको समझो, फैक्ट्स आपको कंफ्यूज ना करें। फैक्ट्स को समझो और लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई करो, हेंस आपका आंसर वहां को मिल जाएगा। ओके, नाउ लीगल प्रिंसिपल आपका क्या कह रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट में इन सम सर्कमस्टांसेस बी डिस्चार्ज। अब यहाँ पे देखो, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। ये क्या कह रहे हैं कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तब पार्टीज जो है डिस्चार्ज हो जाती हैं उसकी परफॉर्मेंस करने के लिए। मतलब कि ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आपका टूट गया। अब पार्टीज क्या कर सकती हैं, उनके पास राइट होता है या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा एंड कर दे। वो पार्टीज डिस्चार्ज मतलब निकल जाती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से जहां पे उसकी ब्रीच हो जाए। जरूरी नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस उन्होंने करनी ही करनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। Where there exists a breach of condition, this will enable the innocent party। अब यहाँ पे बात हो रही है आपकी innocent party की। The right to repudiate the contract, which means bring the contract to an end, in addition to claim the damages। ओके, तो आपका लीगल प्रिंसिपल आपको ये बात समझा रहा है कि जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाएं, ठीक है, देन अ कॉन्ट्रैक्ट में इन सम सर्कमस्टांसेस बी डिस्चार्ज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो गया है। देयर इज नो नीड फॉर द परफॉर्मेंस व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रही है, जो इनोसेंट पार्टी है, जिसने सफर करा है, जिसको लॉस हुआ है, उसके पास क्या राइट है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दे, उसके साथ साथ वो डैमेजेस भी जो है क्लेम कर सकते हैं। ओके जी, अब चलते हैं हम फैक्ट्स पे। स्टूडेंट्स, फैक्ट्स को समझना। अब बात हो रही है इन अप्रैल। अब देखिए, सागर टूर एंड ट्रेवल्स एग्री टू एम्प्लॉय हितेन as his courier for 3 months from 1 June 2020। अब देखो, सागर और हितेन में एग्रीमेंट जो हुआ है कब हुआ है, अप्रैल में हुआ है। ओके, कब परफॉर्म करना था इन्होंने, जून से करना था। 1 जून से कॉन्ट्रैक्ट आपको इन्होंने परफॉर्म करना था। ठीक है, और 11 मई सागर टूर एंड ट्रेवल्स रोट टू हितेन दैट टू से दैट हितेन वाज नो लॉन्गर नीडेड। अब देखिए, 11 मई को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया। ओके, दे wrote him that they no longer needed him। okay, अब on 22nd May Hiten sued Sagar Tour and Travels for breach of contract। Sagar Tour and Travels argued that Hiten was still under an obligation to stay ready and willing to perform till the day when performance was due, and therefore could commence no action before June 1, 2020। अब देखिए जी, इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इसकी परफॉर्मेंस तो कॉन्ट्रैक्ट की 1 जून से होनी थी। ओके, एंड हितेन वाज स्टिल अंडर एन ऑब्लिगेशन टू स्टे रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म टिल द परफॉर्मेंस वाज ड्यू। अब उन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस उसकी 1 जून से थी, बट वो ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट इनका हुआ है दैट तो आपका इनका अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। ठीक है, और उन्होंने इसकी ब्रीच कर दी, उसको मना कर दिया। अब उसने क्या करा, अब 1 जून को उसका कॉन्ट्रैक्ट होना था, बट मतलब स्टार्ट होना था। तो बेसिकली जो इसका कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल में बना है वो कब के लिए बना था, फ्यूचरिस्टिक के लिए बना था कि 1 जून से ही विल हैव टू कम, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। अब उन्होंने इसको पहले ही मना कर दिया। अब आप ये बताइए, ऐसी सिचुएशन में जब ब्रीच हो गई है कॉन्ट्रैक्ट की, अब यहाँ पे आपका इनोसेंट पार्टी कौन है, हितेन है, ही इज द वन हु हैज सफर्ड। अब उसके पास क्या राइट है, ये बात आपके आंसर में लिखी हुई है। राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इन एडिशन टू क्लेम द डैमेजेस। सो ही हैज द राइट to sue the other person
जो ये कह रहे हैं कि ही कांट सू, नो एक्शन, उन्होंने बात करी दैट देयर शुड बी नो एक्शन अगेंस्ट देम। बट आपको पता है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रीच्ड, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द इनोसेंट पार्टी हैज द राइट to repudiate the contract in addition to claim the certain damages against the person. Okay, अब चलते हैं हम ऑप्शंस के ऊपर। A breach of contract by renouncing the duty to perform the future obligation does not render the party liable immediately to suit of action for damages by the injured party. अब देखिए इसके बारे में आपके प्रिंसिपल में कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बट हम इसको भी समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रिनाउंसिंग द ड्यूटी। अब कह रहे हैं अपनी ड्यूटी को ही रिनाउंस कर दो टू परफॉर्म द फ्यूचर ऑब्लिगेशन। क्या कह रहे हैं कि ब्रीच हुई है, ड्यूटी को ही रिनाउंस कर दिया है। फ्यूचर, ये यहाँ पे वही था ना, फ्यूचर 1 जून को उसने अपना ड्यूटी करनी थी, उन्होंने 11 मई को ही उसकी ड्यूटी से उसको रिनाउंस कर दिया। तो ये कह रहे हैं डज नॉट रेंडर द पार्टी लायबल इमीडिएटली। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्टी के पास कोई राइट नहीं है टू इमीडिएटली फाइल अ सूट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस। ओके, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। The renunciation of a contract of future conduct by one party immediately dissolves the obligation of the other party to perform the contract. This is your right answer. Because जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका रिनंसिएट हो जाता है, खारिज हो जाता है, खत्म हो जाता है, और फ्यूचर कंडक्ट यहाँ पे क्या था, 1 जून से उसने करना था, ठीक है, बाय वन पार्टी। अब देखिए S&H में के लिए था ना फ्यूचर कंडक्ट का, अब यहाँ पे बाय वन पार्टी इन्होंने क्या बोला था, रिनंसिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर कंडक्ट बाय वन पार्टी। वन पार्टी कौन थी यहाँ पे, एस ने, सागर एंड टूअर ने मना कर दिया उसको। So this thing immediately dissolves the obligation of the other party, Hitain, to perform the contract. So उन्होंने जो एंड में बात लिखी हुई है 1 जून की, ये आर्ग्यू करते हुए कि Hitain was still under an obligation to stay ready and willing to perform till the day when performance was due and therefore could not commence no action. ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो 1 जून तक हमारा वेट करे क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस 1 जून से ड्यू थी, उसके बाद ही वो कोई एक्शन ले सकता है या जो भी उन्होंने बोला है। बट यहाँ पे वो ये पॉइंट सही है, बिकॉज द इनोसेंट पार्टी हैज द राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो द रिनंसिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर कंडक्ट बाय वन पार्टी इमीडिएटली डिसॉल्व्स द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होती है, जो ड्यूटी होती है दूसरी पार्टी पे, टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। Next, Hitain has suffered no harm and the offer can be revoked any time before 1 June. ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफर यहाँ पे रिवोक क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इनकी अप्रैल में ही एक्सेप्टेंस जो है वो हो गई थी। ओके जी, अगर तो उन्होंने बोला होता कि इस डेट को हम सोच के बताएंगे तब हम कह सकते थे। जब अप्रैल में इट वॉज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, देन हाउ कैन दे नाउ do the breach of contract? Now, a contract for future conduct do not constitute an implied promise that in the meantime neither party will prejudice the performance of that promise. अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं contract of future conduct, कह रहे हैं do not constitute an implied promise। ऐसा कुछ भी नहीं है, contract future conduct पे हुआ था। It constitute an implied promise कि उनको वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, परफॉर्मेंस देनी होगी, because the parties have already agreed to it in April. So this is also the wrong option. Here the only option B is the correct one. See कितना टेक्निकल क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रखा है। Until unless आपको समझ ही नहीं होगी कंसेप्ट की, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। Okay, so here B is your right answer. Now let us see the solution. The Sagar Tour and Travel Company has signed a contract with Hitain, but by communicating to Hitain that they no longer need him is breach of contract. In this case, date of performance does not matter.
Always remember this thing. When there is the breach of contract, okay, that they no longer need him. अब इस केस में जब ऑलरेडी ब्रीच हो गई है तो परफॉर्मेंस डेट जो यहाँ पे 1 जून थी, इट डजंट मैटर दैट ही हैज टू विलिंगली एंड ऑल दैट थिंग जो लिखी थी उन्होंने आर्ग्यू में बोली थी, इट डजंट मैटर, ओके, because the date of performance doesn't matter when there is a breach of contract, okay. Therefore, the renunciation of a contract of future conduct by one party immediately dissolves the obligation of the other party to perform the contract. Hence, he retains his right as at his place by suing the tour and the travel company and to claim a damage. Okay जी. Now let us see the next question. हम इसको समझो. Legal principle आपका क्या कह रहा है? An agreement between two private parties that create mutual legal obligations. A contract can be either oral or written. यहाँ पे एग्रीमेंट की बात हुई है आपके टू पार्टीज में, ठीक है, जो म्यूचुअल फिर लीगल ऑब्लिगेशंस जो है एक दूसरे पर लग जाती हैं टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे से द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ एन oral और इन द फॉर्म ऑफ written. Okay, now let us see the facts. Mr. Ram and Mr. Rahim were work colleagues. अब यहाँ पे Mr. Ram and Mr. Rahim की बात हो रही है, who were the work colleagues, who had an arrangement regarding shared lifts to work. Rahim would drive his motorbike and Ram would ride pillion in return of weekly sum of money. अब देखिए रहीम जो है he was the rider और पिलियन राइडर कौन थे आपके? राम थे. अब unfortunately both were killed in a road traffic accident and the wife of Mr. Ram made a claim for damages against the estate of Mr. Rahim. अब जो राम इनके पिलियन ड्राइवर थे उनकी वाइफ ने क्या करा, उन्होंने डैमेजेस क्लेम करे राम की वाइफ ने रहीम से. ओके, नाउ however Rahim's insurance policy did not cover pillion passengers and as his estate had no assets or money to satisfy the judgment, Mrs. Ram pursued the Motor Insurance Bureau, MIB. The MIB have an agreement whereby accidents and consequential claims would be satisfied by the government in circumstances where the driver has no relevant policy of insurance. However, the rules covering this situation require Mr. Ram was carried for hire or reward. अब इनमें ये रूल था कि या तो राम को उन्होंने एज अ हायर और रिवॉर्ड के बेसिस पे पिलियन ड्राइवर रखा होता तो वो क्लेम कर सकते थे. मिसेज राम ने इसमें क्या कहा, दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट in place between Ram and Rahim for the lifts to work. Decide whether there was a contract so as to make Mrs. Ram eligible for claim from MIB. Now we have to decide that whether there was a contract between the parties. अब ऐसे जब कुछ आपका हो जाए शेयर्ड लिफ्ट्स टू वर्क में, अब यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है कि उन्होंने कुछ ऐसा करा था, कितने पैसे लेने हैं ये भी यहाँ पे पॉइंट नहीं मेंशन, ना ये बताया हुआ है कि कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट के सेशंस तो यहाँ पे फुलफिल हो ही नहीं रहे ना कंसिडरेशन कोई सर्टेन है, सर्टेन कंसिडरेशन नहीं है. दूसरा, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल होगा तो क्या करना है वो बात भी नहीं है. सो जस्ट अ म्यूचुअल यू नो सम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इसमें, बट म्यूचुअल लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दें. ओके, सो लेट अस सी द ऑप्शन. Notwithstanding the regular payment of money in return for the lift, it was not a legal obligation as to create a contract. तो आपकी ए ऑप्शन की फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल सही कह रही है. ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट. There was no terms as to how long this was to last. Yes, what would happen in default of payment ये भी नहीं बताया हुआ. Or anything written down so as to at least make their intention clear. This is absolutely right point. इनकी इंटेंशन क्लियर थी ही नहीं, वो एग्जैक्टली चाहते क्या थे. तो हम कैसे कह दें कि उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था. ओके, yes, there was clearly an offer of transport and this was accepted. In addition, the consideration exchanged by the parties
फॉर द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द मनी पेड बाय राम। देखो मनी पेड बाय राम तो ठीक है, बट कितनी, कुछ भी नहीं पता। जो ये सारी कंडीशंस है ये सही है, ये पॉइंट जो है अप्रोप्रिएट आंसर आपका नहीं। ओके यस, यहाँ कह रहे हैं यस कॉन्ट्रैक्ट था, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन कलीग्स शेयरिंग अ लिफ्ट टू वर्क और कार पूलिंग इज एन एक्सेप्टेड एंड वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। Parties will usually agree that one will take their car and return the other will make a contribution towards the petrol। देखिए ऐसे जब आपके ऑप्शंस आते हैं ना, उनको वहीं के वहीं स्ट्रक कर दिया करो। लेमन लैंग्वेज की हमारी यहाँ बात नहीं हो रही, लॉ का एग्जाम है आपका। ओके इंटेंशन इंटेंशन क्लियर है नहीं, वो फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है बातें। ऐसी बातों का हम लॉ में कोई जज आप देखते हो, जजमेंट देखते हो, ऐसी बातों को वो पॉइंट ही नहीं करते। There should be some evidentiary value to your arguments. Okay? Now, no, unless the wife of Ram can show that the accident happened due to rash. This is irrelevant because of your legal principle over here. So, only option who stands good to argue for this particular case, particular facts, to show that this was not a contract is this. Okay, now let us see the answer. A is your right option. Yes. Now इसकी understanding देखते हैं हम। Rahim would drive his motorbike and Ram would ride pillion in return for a weekly sum of money. However, the regular payment of money in returns for the lift, it was a legal obligation as to create a contract. However, there was no terms as to how long this was to last, what would happen in default of payment or the availability of transport or anything written down, so at least to make their intention clear. Therefore, it could not be considered as a contract. अब देखिए दो जन तो मर गए, अब उनकी इंटेंशन हम कैसे प्रूव करेंगे, उनकी वो एविडेंस कैसे देंगे कि उनका इंटेंशन थी, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, वो कैसे शो होना था। अगर कुछ एविडेंटरी उसकी वैल्यू होती, कुछ उन्होंने ऐसे बनाया होता, अगर नहीं होगा तो ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, तब तो आपका फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट बनना था। ऐसे जस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात करी हुई है, अगर उसकी ना फुलफिलमेंट हो तो क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हम कैसे कह देंगे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट था। ओके जी, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल प्रिंसिपल्स। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, ऑफर की बात कर रहे हैं। Offer is a proposal made by one person to another to do an act or to abstain from doing it. The person who makes the offer is known as a promisor or the offerer, and the person to whom an offer is made as a promisee or the offeree. Now, the contracts come into being by the acceptance of an offer. When the person to whom the offer is made signifies his consent thereto, the proposal is said to be accepted and the parties are at consensus at idem। ये क्या होता है आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स, हमने क्वेश्चन करा रखा है आपको। देखो तभी आपको ऐसे क्वेश्चंस में छोटे मोटे कराते हैं थ्योरेटिकल, सो जब आपके एग्जाम में ऐसी टर्म्स यूज हो जाए आपको पता हो उनका क्या मीनिंग है। ओके इनका मीनिंग क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। ये तभी सब समझ आएगा अगर आपने कंसेप्ट्स क्लियर करे होंगे। रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स। Mr. Kumar visited the Holiday Bliss Hotel. Very interesting question. ध्यान से सुनना। He had not made an in advance booking and upon arrival requested a room for the night. He signed a register and there was no mention at that stage of any other terms or conditions that might impact upon his stay at the hotel. ये बात याद रखना। अब आप भी इनफैक्ट यू नो डेली यूज की बातें हैं आपकी, किसी होटल में चेक इन करते हो, एट दैट टाइम वो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बता रहे हैं, आपने रजिस्टर में साइन करा, एंट्री कर ली, उस टाइम पे कुछ नहीं बताया कि ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आगे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्टे मिस्टर कुमार डिस्कवर्ड दैट समवन हैड ब्रोकन इनटू हिज रूम एंड स्टोलन सर्टेन प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अ कोट। कुमार फाइल्ड अ केस ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द होटल एडमिनिस्ट्रेशन। Nevertheless, the hotel sought to rely upon an exclusion clause. अब देखिए, अब होटल स्टाफ ने क्या करा, they relied upon an exclusion clause which stated that was placed in the bedroom, and it stated that the hotel would not accept liability for lost or stolen item. ये कब दिया उन्होंने, जब उसने कंप्लेंट करी कि जी ये हमारा एक्सक्लूजन क्लॉज है जो हमने आपके बेडरूम में रखा हुआ है, हमें लगा आपने पढ़ लिया, ऐसे कहते हैं वो होटल्स वाले। नाउ डिसाइड
whether the exclusion clause that was displayed in the bedroom constituted a valid term of the contract. अब हमने ये बात बतानी है कि जो एक्सक्लूजन क्लॉज था जो बेडरूम में रखा हुआ था, does it constitute a valid term for contract or not? Okay, now let us see your options. The contract was made when Kumar signed a register and reception, and so that acceptance of the offer means acceptance of all the terms. How we can say कि sign करने से all the terms and of the offer is accepted? No, not at all. Until and unless those have told him and then he has signed, तब हमने बोलना था कि जो उसका offer है वो accepted है. Okay. Now there is a valid contract between Kumar and hotel, and the hotel has taken reasonable step. अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं रीजनल स्टेप्स की, बिल्कुल गलत. उन्होंने कुछ रीजनेबल स्टेप्स लिए ही नहीं, उनके रूम में रख दिया. अगर उसका कुछ ना चोरी होता तो उन्होंने नहीं बोलना था, चोरी हो गया वो बोलने लग गए. तो हम कह सकते हैं उन्होंने रीजनल स्टेप्स लिए थे, रीजनेबल स्टेप्स. आपका ये ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया है. Okay, now terms must be brought to the attention of the customer, consumer or party against whom they are trying to be enforced at the moment of the contract was entered into. Yes, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो, आप चाहते हो ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमने पुटअप करी हैं, अगर उन पे इन्फोर्स हो तो आप उनको पहले ही बता दीजिए. टेक इट और लीव इट. हमने स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट में बात समझी थी. अब आप आप टेनेंट हो या फिर आप लैंडलॉर्ड हो, आप पहले ही अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो लैंडलॉर्ड तक में टेनेंट को बता देता है. आपको मंजूर है तो रहिए, नहीं मंजूर तो मत लीजिए. ऐसे ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बता देता है दिस विल बी द टाइमिंग, दिस विल बी योर पे, इफ यू आर ओके विद इट टेक द जॉब, अदरवाइज यू कैन लीव इट. अब यहाँ पे होटल की क्या ड्यूटी थी? उनको ये सारी बातें उसको बतानी चाहिए थी कि ये देखो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आर यू ओके विद इट. उन्होंने कुछ करा? ऐसे कुछ भी नहीं करा. Now, Kumar was not given a notice of this inclusion clause until he had already entered into the contract, and therefore it was unenforceable against him. As exclusion contract उसको बताया नहीं गया था, तो वो वाला contract उसके against unenforceable है. Okay, they can't enforce that contract on him because he was not aware of it. He has not accepted it. Okay, now, so the terms must be brought to the attention of the customer, consumer or party against whom they are trying to be enforced at the moment of the contract was entered into. But such type of clause is generally part of all contracts and customers should be aware of such. ये देखो, customers should be aware, again the layman things are coming है. वहीं के वही समझो, ये तो ऑप्शन आपका गलत ही है. ओके, कई बार कुछ केसेस में होता है वो सच हो जाए, बट यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे क्लॉजेस तो जी होते ही होते हैं, कस्टमर तो अवेयर होना चाहिए. ये बातें लॉ के लिए नहीं है. अब बाकी जज की मर्जी है, वो आपको ऐसे बोल दे, बट हमारा ये पॉइंट, ये ऑप्शन बिल्कुल हमें अप्रोप्रिएट लग रहा है कि अब जब उसने को वो दिखाया ही नहीं गया, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया बट उसको उसके बारे में बताया नहीं गया, तो वो उसके अगेंस्ट अनइन्फोर्सेबल है, वो उसके अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं कर सकते. So here C will be your right answer. Now let us see the solution. Whenever two parties enter into a contract, it is a responsibility of the promisor to bring all the terms of the condition to the attention of the customer, consumer or party against whom they are trying to be enforced at the moment of contracts was entered into. As Kumar was not given notice of his exclusion clause until he had already entered into the contract, and therefore it was not that was unenforceable against him. Okay जी. Now let us see the next question. Fourth question आपका क्या कह रहे हैं legal principles इसके. When one person signify to another person his willingness to do or not to do something with a view to obtain the assent of such person to such an act or abstinence, he has said to make proposal or an offer. The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Communication of acceptance is complete when it is put in the course of transmission to him as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same, and when it comes to knowledge of the proposer. Fourth point क्या कह रहा है? In case of proposal, the communication of acceptance is complete when put such acceptance in the course of transmission. अब देखिए यहाँ पे हमने ये समझनी है communication of acceptance कब complete होती है? जब प्रपोजर होता है ना, ठीक है,
इसका मैं एग्जाम्पल देखो, इसकी सारी बातें समझाती हूँ। यहाँ पे ये जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात हो रही है कि वो कब कंप्लीट होगा। कहते पहले तो वो तब कंप्लीट होगा जब उसकी नॉलेज में आ गया है। दूसरा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम as to be out of the power of the scepter to accept the same or to withdraw the same। आपने कुछ एक्सेप्टेंस बाय लेटर करी है, आपने वो एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दी है, अब वो पोस्ट चले गई है, आपके हाथ से बाहर है कि आप उसको विड्रॉ कर लो, तो वही के वही मान लिया जाएगा कि आपने जो है उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं, यही आई गेस यही फैक्ट्स के ऊपर ये बेस होगा क्वेश्चन। तो आपको ये बातें समझनी है। जब एक्सेप्टेंस आपकी हो गई, आपकी पहुंच से बाहर हो गया है कि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वही के वही मान लिया जाता है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो हो चुकी है। ओके, नाउ एंड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, नाउ in case of proposal the communication of the acceptance is complete when he puts such acceptance in the course of transmission। प्रपोजर ने क्या करा, अपनी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कहते हैं जब डाल दिया एक्सेप्टेंस के लिए, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन के लिए, तभी के तभी मान लेते हैं जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, द कम्युनिकेशन इन केस ऑफ द एक्सेप्टर इज कंप्लीट व्हेन द प्रपोजर एक्वायर्स नॉलेज ऑफ सच एक्सेप्टेंस। Now, an offer may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards। Offer तभी revoke हो सकता है, ठीक है, at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, until and unless आपकी देखो ऑफर आया आपके पास, आपने एक्सेप्टेंस डाल दी, वही के वही अगेंस्ट द प्रपोजर मान लिया जाएगा, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वही के वही आपकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद रेवोकेशन नहीं हो सकती। ओके, तो फैक्ट्स को समझो, इतना कुछ इसमें टफ नहीं होता, आपको बस ये छोटी मोटी बातें याद रखनी, क्वेश्चंस करो सॉल्व, इजी लगेगा। ऑफर आया, आपने एक्सेप्ट करा, अंटिल अनलेस आपने एक्सेप्टेंस अपनी भेज दी, वहीं के वहीं मान लिया जाएगा कि आपने जो है ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज आप उसको विड्रॉ करने की पहुंच से अब दूर हो गए। ओके, तो यही बात इन्होंने घुमा के आपको बोली हुई है। अब जी ऑफर टू सेल एल, अब ऑफर हो रहा है, जी और एल का ऑफर हुआ जी टू सेल द एल फ्लीसेस ऑफ वूल फॉर अ सर्टेन प्राइस। जी रिक्वेस्टेड दैट अ रिस्पॉन्स बी मेड बाय पोस्ट। This letter was misdirected by G so that it was not received for 3 days after it was sent. L decided to accept the offer and responded on the same day. This was posted on 5th July. अब L ने ऑफर एक्सेप्ट करा 5th जुलाई को, इसने एक्सेप्टेंस के लिए पोस्ट डाल दी, बट नॉट रिसीव्ड अंटिल, अब ये 9th जुलाई तक मिला नहीं उसको। ओके, However, G decided on the 8th July, अब G ने 8th को डिसाइड कर लिया कि G ने क्या डिसाइड करा कि he had not received, so decided to sell the wool to someone else। अब इसने ये जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था अब किसी और के साथ कर लिया। अब L कहते हैं मैंने तो एक्सेप्टेंस कर ली थी, that a contract had been created as he had accepted the offer, now we have to decide the answer कि what it this says। अब देखिए आप क्या इसमें समझोगे, जो मैंने आपको पॉइंट समझाया, जब आप अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हो वही मान लिया जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है, क्योंकि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस केस में चाहे उसको लेटर लेट मिली है, बट उनका कॉन्ट्रैक्ट कब बन गया था, 5th जुलाई को बन गया था, जब जी ने एल को पहले ऑफर भेजा और एल ने क्या करा, अपना ऑफर एक्सेप्ट करके पोस्ट कर दिया था 5th जुलाई को। Okay, now let us see. No contract was formed as L accepted the offer even before he received the offer by post. Contract will be entered upon when L had received the offer and then written to him saying that the terms were agreed। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं no contract was formed as L accepted the offer even before he had received the offer by post, because यहाँ पे लिखा ना this letter was misdirected by G so that it was not received for 3 days after it was sent, but L decided to accept the offer।
जी ने किस बात की रिक्वेस्ट करी थी, रिस्पॉन्स बाय पोस्ट की भेजने की करी थी, तो उन्होंने उस बात की बात करी हुई है जो कि आपके केस से इररेलेवेंट है। ओके, सो ये पॉइंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड ऑन द 9 जुलाई व्हेन द एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड बाय जी। ये बिल्कुल गलत है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे ही समझाया हुआ है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन पुट सच एक्सेप्टेंस इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। वो उसने कब डाली थी, 5 जुलाई को डाली थी। ओके जी, नाउ ये भी पॉइंट गलत हो गया। जी इज फ्री टू विड्रॉ हिज ऑफर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ही इज नॉट फ्री। व्हाई ही इज नॉट फ्री, बिकॉज an offer may be revoked any time before the communication of his acceptance is complete as against the proposal, but not as when it was completed, it was again completed on 5th July against the proposal. Okay, now ये लास्ट पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड ऑन 5th July, yes, when the acceptance was posted, not when it was received. 9th जुलाई को नहीं कंप्लीट हुआ आपका, आपका हो गया है 5th को ही। ओके जी, here D is your right option. Let us see, in this given case, the contract was entered on the 5th July when the acceptance was posted, not when it was received as per the legal principle. When the proposal acceptance is complete, then he, she puts such acceptance in the course of transmission. Therefore, G posted on 5th July, contract was signed with L. Okay, now let us see legal principle. Next question. In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance must be expressed in some usual and unreasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may, within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. But if fails to do so, he accepts the acceptance. यहाँ भी आपकी एक्सेप्टेंस की बात करी हुई है, एक्सप्रेस और दूसरे फॉर्म की, ठीक है। तो ये यही आपको बात समझा रहे हैं यहाँ पे कि द प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड नॉट अदरवाइज। इफ इट फेल्स टू डू सो, ही एक्सेप्ट्स द एक्सेप्टेंस। नाउ फैक्ट समझिए, TUV's employees performing installation on Motorola's premises was injured to the negligence of Motorola's employees. TUV had executed a purchase order that contained an indemnity form. Indemnity क्या होता है, जो आपके लॉसेस से आपको बचाता है। ओके जी, नाउ first purchase order contained indemnity provision which narrowly applied to damages caused by the negligence of TUV's employees. Now it attached a broader indemnity form page which would make TUVs also responsible for the negligence of Motorola's employees in connection with the work. तो जो वो negligence cause हुई है उसमें ये बताया गया था कि जो मोटरोला के एम्प्लॉयज ने नहीं, TUVs वालों की भी गलती थी। It attached a border of indemnity form page which would make TUVs also responsible for the negligence of Motorola employees in connection with the work. This page was marked void. अब इन्होंने कहा कि ये पेज को तो इन्होंने void mark कर दिया था। Amendment 2 to purchase order contains a provision attached same additional indemnity form which this time was not marked void but also contained the additional language that says acceptance should be executed on acknowledgement copy which should be returned to the buyer. अब इन्होंने बोला एक्सेप्टेंस अब हम आपकी तब मानेंगे जब ये आप ये वाली कॉपी जो है बायर को रिटर्न कर दोगे। Employee was injured several months before the acknowledgement copy of the second purchase order was executed, but was in course of performing work related to the second purchase order. Now we have to decide whether TUV liable under the broader indemnity provision or not. Okay, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना और समझना। यहाँ पे TUV की हमने ये बतानी है कि आर दे लायबल अंडर द इंडेमनिटी प्रोविजन। जो फॉर्म 2 है जिसमें उसमें नहीं वॉइड लिखा, उसमें ये बात अलग से एक्सेप्टेंस शुड बी एग्जीक्यूटेड एंड ऑन एक्नॉलेजमेंट कॉपी। ओके, नाउ लेट अस सी योर ऑप्शंस। व्हाट आर योर ऑप्शंस? TUV is liable as workers have sustained injury during the course of their employment even though TUV has not accepted the amended purchase order as it did not execute the acknowledgement.
ये पॉइंट आपका गलत है। वाई? बिकॉज TUB is liable as workers have sustained injury during the course of employment even though TUB has not accepted the mandate purchase। तो ये it did not execute the acknowledgement, ये बात यहाँ पे ये साबित नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इग्नोर देखो आप। Motorola's amendment gave a suggested mode of acceptance which did not preclude TUV's acceptance by another method. TUV accepted when TUV undertook performance of the work called for by the amendment with the consent and acquiescence of Motorola। ये पॉइंट आपका सही है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना कि ये जो आपका पॉइंट है, it attached a broader indemnity form which would make TUVs also responsible, but this page was marked void। Then amendment 2 to the purchase was there which was not marked void, and we have to find whether TUV is liable or not। Okay, we have to find whether TUV liable under broader indemnity provision or not। So in this statement it is saying that acceptance which did not preclude TUV's acceptance by another method, TUV accepted when TUV undertook performance of the work। Okay, now they are saying TUV is not liable। ये पॉइंट्स आपके दोनों ही गलत है, जिसमें लिखा है TUV is not liable, TUV is not liable। They are saying under the broad indemnity provision as it does not include acknowledgement copy until several months। ये पॉइंट इसलिए गलत है बिकॉज सेवरल मंथ्स की तो यहाँ कुछ बात ही नहीं हो रही है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द फर्स्ट परचेज ऑर्डर इन विच द ब्रॉडर इंडेमिनिटी प्रोविजन वाज मार्क्ड एज वॉइड, ये भी पॉइंट यहाँ पे मटेरियल है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम। 20 का आंसर है। इसके सोल्यूशन को समझते हैं। in this contract or proposal there is a prescribed manner in which acceptance has to be expressed। क्या था उनका कि वापस करना है बायर को। ठीक है ना। Motorola's amendment gave a suggested mode of acceptance of which did not prelude TUV's acceptance by another method। TUV accepted when TUV undertook performance of the work called the amendment with the consent and acquiescence of Motorola। This TUV is liable under the broader indemnity provisions। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। इंडेमनिटी इसको घबराने वाली कोई बात नहीं होती। ये फैक्ट्स को ध्यान से समझना आप एक्सेप्टेंस वालों को कि कैसे एक्सेप्टेंस हो चाहिए। उन्होंने यहाँ पे खास लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन एक्नॉलेजमेंट कॉपी which should be returned to the buyer। Okay, so that is why TUB was held liable। Okay, so that's all in today's class। आज हमने 5 मेन आपके NLU के क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्लैट के क्वेश्चंस और NLU के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थोड़े लॉन्ग होते हैं। ठीक है, आप बेसिकली इनमें प्रैक्टिस बनाइए अपने जो आपका फैक्ट्स है उनको समझने की, आप अपनी एनालाइजिंग पावर बढ़ाइए और फैक्ट्स को समझो। फैक्ट समझ लग गए, आप लीगल प्रिंसिपल को उस पर अप्लाई करो। इजी, इसमें कुछ इतना घबराने वाला नहीं होता है। ओके जी, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। थैंक यू सो वेरी मच।